हेलो दोस्तों, मैं हूं धनंजय धाकड़, हिंदी विशेषज्ञ। एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी के इतिहास यानी कि हिंदी का इतिहास जो आपका हिंदी का पहला अध्याय है, इसका अगला भाग लेकर आए हैं इस बार हम आपके सामने। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट क्लासेस द फ्यूचर बिगिंस हियर। तो आप सभी जानते हैं आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, इसके वीडियोस को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, जिससे हम इस चीज़ को और बेहतर बना सकें, हमारे चैनल को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। साथ ही साथ आप यहाँ पर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, सभी प्रकार के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं यहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जितनी भी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाती हैं वो सभी के सभी अपने अपने विषय में विशेषज्ञ हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। याद रखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस। तो यहाँ पे आपको हमें सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको हमारे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वीडियोस मिलेंगे, जो कि हमारे जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। यदि आप उन वीडियोस का पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल यदि आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवल आपको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि टेलीग्राम क्लासेस जो है, सॉरी नेक्स्ट क्लासेस जो है आपका, वहाँ पे आपको हमें ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने से आप हमारा जो स्टडी मटेरियल है एज अ पीडीएफ फॉर्म आप वहाँ से ले सकते हैं। आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लासेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं हम आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा जो स्टडी मटेरियल आपके सामने यहाँ आ रहा है, ये आप सभी अभी तक पढ़ चुके थे। इसके बाद अब हम पहुंचेंगे हमारे कल के टॉपिक पे। जैसा कि आपको याद होगा, कल हमने प्राकृत भाषा जो है इसका अध्ययन किया हुआ था, और इसके बाद फिर हमने अध्ययन किया हुआ था आपकी अपभ्रंश भाषा का। और क्लास को जब हमने कल एंड किया हुआ था, तो हमने इस अवट भाषा का यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। अब हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद जो आपकी अगली भाषा आती है वो है हिंदी, यानी कि संस्कृत भाषा से जन्म हुआ पाली का, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, और अवट से आती है वो आपकी हिंदी भाषा, जिसका समय माना जाता है 1000 से 1350 ईसा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि हिंदी भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है। तो 1000 से लेकर 1350 ईसा का जो समय है, ये हिंदी भाषा का माना जाता है। चलिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये यहाँ पर बताएंगे कि हिंदी जो शब्द है इसकी परिभाषा क्या है, या हिंदी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, या कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा का जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि हिन धन दो। अर्थात जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे और उनके द्वारा जो दुष्टों का हनन किया गया, उसे हिंदी नाम से जाना गया। कहने का मतलब ये है कि हिंदी जो शब्द है आपका हिन धन दो, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब है जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे उनके द्वारा दुष्टों का हनन किया गया, और उनके द्वारा जो भाषा बोली गई उसे हिंदी नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कट्टरपंथी विचारधारा के अनुसार दुष्टों का हनन करने वाले व्यक्ति द्वारा जो भाषा बोली गई उसे हिंदी नाम से जाना जाता है। तो ये है आपकी हिंदी की परिभाषा कि हिंदी शब्द क्या है, ठीक। और हिंदी का समय कब से कब तक रहा, या हिंदी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अभी तक हमने यहाँ तक अध्ययन किया हुआ है। अब बढ़ते हैं इसके आगे के बिंदुओं पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि कोई भी भाषा हो, उसका स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई जनक तो होगा जिसके द्वारा ये भाषा बनाई गई है। तो हिंदी भाषा का जनक किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। हिंदी का जनक कहा जाता है किसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। यानी कि अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि हिंदी का जनक किसे कहा जाता है। उत्तर होगा आपका क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब यदि हम बात करें कि हिंदी शब्द जो है ये सबसे पहले लिखा हुआ कहाँ पाया गया, तो इसके लिए दो अलग अलग परिभाषाएं हैं, यानी कि दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग प्रश्न हैं।
जिनको हम यहाँ देखेंगे। अब इतिहास एक अलग प्रश्न है, वैज्ञानिक परिभाषा एक अलग प्रश्न है। यानी कि इतिहास के हिसाब से हिंदी शब्द कहीं और लिखा हुआ पाया गया सबसे पहले, और इसी तरीके से वैज्ञानिक परिभाषा के हिसाब से कहीं और हिंदी शब्द सबसे पहले लिखा हुआ पाया गया। तो दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हैं, दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग हैं, और दोनों ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमें इस बात का विशेष याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की, कि इतिहास का क्या कहना है। तो इतिहास का कहना है कि हिंदी जो शब्द है वो सबसे पहले लिखा हुआ पाया गया था एक पुस्तक में जिसका नाम है जफरनामा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जफरनामा एक पुस्तक है जिसको लिखा गया था सन 1424 ईस्वी में, और जिसका लेखन किसके द्वारा किया गया था? शरफुद्दीन शासक के द्वारा किया गया। समझ में आ गया आप सभी को? मैं फिर से रिपीट करूंगा पॉइंट को, कि हिंदी जो शब्द है इतिहास के अनुसार सबसे पहले शरफुद्दीन शासक की पुस्तक जफरनामा से प्राप्त होता है, जिसे 1424 ईसा में लिखा गया था। यानी कि आज से लगभग आपका 600 साल पहले हिंदी शब्द सबसे पहले लिखा हुआ पाया गया था इस पुस्तक में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इस शासक के बारे में, ये शरफुद्दीन शासक थे कौन। तो दिल्ली, जो आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में इन्होंने शासन किया था, और ये सैयद वंश के थे। तो प्राचीन समय में जो दिल्ली का शासक होता था वो संपूर्ण भारत का शासक माना जाता था। तो इन्हीं की पुस्तक में हिंदी शब्द सबसे पहले लिखा हुआ पाया गया था 1424 ईसा में। अब बढ़ते हैं हम आगे, यानी कि वैज्ञानिक परिभाषा क्या कहती है। तो वैज्ञानिक परिभाषा जो है वो बताती है कि हिंदी जो शब्द है सबसे पहले कहाँ पे लिखा हुआ पाया गया? फारसी धर्म की पुस्तक थी। वैज्ञानिक परिभाषा जो है उसका कहना है कि हिंदी शब्द जो है सबसे पहले लिखा हुआ पाया गया था फारसी धर्म की एक पुस्तक में जिसका नाम है जैद अवेस्ता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैद अवेस्ता एक पुस्तक है जिसे फारसी धर्म की पुस्तक माना जाता है, और वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर हिंदी शब्द सबसे पहले इसी पुस्तक में लिखा हुआ पाया गया था, जिसका लेखन किया गया था जिस विद्वान के द्वारा, उनका नाम था जरथुस्त्र, जिनका नाम था जरथुस्त्र जी। और इस पुस्तक का लेखन का जो समय है वो वेदों के समकालीन माना जाता है, यानी कि वेद जिस समय लिखे गए थे उसी समय के दरमियान इसको भी कभी ना कभी लिखा गया था। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इस पुस्तक को वेदों के समकालीन माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे, दो चीजें हैं, एक है इतिहास, एक है वैज्ञानिक परिभाषा। इतिहास का मानना अलग है और वैज्ञानिक परिभाषा का मानना अलग है। क्योंकि यदि हम अपनी यहाँ पर बात करें कि हमें दोनों में से सही क्या लगता है, तो हम वैज्ञानिक परिभाषा को पहले चुनेंगे, क्योंकि हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। ये आपको मैं आगे जाके भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका एसआई में भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, तो उसका उत्तर है फारसी भाषा। तो जब हम ये बात मानते ही हैं कि हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं हिंदी शब्द सबसे पहले लिखा हुआ फारसी धर्म की पुस्तक में ही पाया गया होगा, जिसका नाम है जैद अवेस्ता। क्योंकि हिंदी भाषा का समय आपका 1000 ईसा से प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमने अभी इतिहास के हिसाब से जो पुस्तक बताई आपको, उसका समय बताया जाता है 1424 ईसा, यानी कि हिंदी का तो समय 1000 से शुरू हुआ और 1350 पे खत्म भी हो गया। तो फिर 1424 ईसा में हिंदी शब्द यहाँ कैसे मिल सकता है? इसका मतलब ये है कि हिंदी शब्द की जो है उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी, और वो भी कब? वेदों के ही समय में। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक अब आप समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये आपके बाकी के हिंदी भाषा के प्रमुख पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके पेपर्स में पहले ही पूछे जा चुके हैं सब इंस्पेक्टर के। आप चाहें तो किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा सकते हैं और उसमें इन सभी बिंदुओं को देख सकते हैं, यानी कि एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है जो पहले पूछा ना गया हो। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। चलिए, तब तक हम अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है, जो कि आपका बिंदु आपके सामने है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी शब्द फारसी भाषा से ही लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर्स में पूछा जा चुका है। अब यदि हम बात करें कि भारत में यदि कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को बोलते हैं, तो इस पर अब हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे।
ऐसा मान लेते हैं कि भारत की आबादी 100% है, तो भारत की 100% आबादी में से केवल 43.63% लोग यानी कि 43.63% लोग ही ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को बोलते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि लिखा हुआ है, भारत में लगभग 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। यानी कि यदि हम संख्या में बात करें तो एक अंदाजा, भारत में आपकी 125 करोड़ लोगों की जनसंख्या रहती है, यानी कि भारत की कुल आबादी कितनी है, 125 करोड़ की। तो इस 125 करोड़ की आबादी में से 52,83,47,193 लोग ऐसे हैं जो वर्तमान समय में हिंदी बोलते हैं। और ये जो आपको आंकड़े यहाँ पे बताए जा रहे हैं या बताए जाएंगे, ये आपके लेटेस्ट सर्वे के आधार पे होंगे, है ना। तो ये अभी लगभग आपका 2 महीने पुराना सर्वे है, जिसका रिजल्ट है कि भारत में वर्तमान में 52,83,47,193 लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें कि हिंदी जो है आपके किस भाषा परिवार में आती है, तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि भाषा परिवार क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यानी कि भाषा परिवार। तो ये क्या है? भाषा परिवार का मतलब है लैंग्वेज फैमिली, यानी कि भारत की जो आबादी है 100%, उसको भाषा के आधार पे हमने 4 वर्गों में बांट दिया है। यानी कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है? आपके 4 भाषा परिवार ऐसे हैं जिनकी भाषाओं को हिंदुस्तान में बोला जाता है। भारत में कुल जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 780, और इन 780 भाषाओं को बांटा गया है 4 भागों में, 1, 2, 3 और 4। यानी कि संपूर्ण भारत की भाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है क्षेत्र के हिसाब से, और प्रत्येक भाग को नाम दिया गया है भाषा परिवार। हालांकि यहाँ पे एक टॉपिक भी है इस चैप्टर में जो हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि हम बात करें कि इन सभी भाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है, तो हिंदी किस भाग में आती है? तो हिंदी आपके जो है पहले ही भाग में आती है, जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार, जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। तो ये जो आपकी भाषा है हिंदी, ये इस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, और ये जो भाषा परिवार है भारत के 73% जनसंख्या द्वारा बोला जाता है। यानी कि इस भाषा परिवार के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आती हैं वो सभी भारत की 73% जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं अगले पॉइंट पे कि हिंदी का संबंध या उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसका मतलब क्या है? तो ये भी यहाँ पे हमें इसको समझने के लिए एक थोड़ी सी कहानी समझनी होगी। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। पीछे कैसे? कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा से पहले अवध थी, अवध से पहले आपकी अपभ्रंश भाषा थी। तो शायद आपको याद हो, इससे पहले वाले किसी भाग में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश भाषा से, और अपभ्रंश भाषा के जब शब्द बदलना शुरू हुए हिंदी भाषा में, तो इन दोनों भाषाओं के बीच का जो समय था जिसमें जो है भाषा परिवर्तित हो रही थी, उसी समय को नाम दिया गया था अवध। ठीक, तो वही भाषा है आपकी अपभ्रंश, जिससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। और अपभ्रंश भाषा को बांटा गया है 7 भागों में। ये आपने अभी तक कई जगहों पर नहीं पढ़ा होगा, काफी किताबों में भी इसका उल्लेख नहीं है। तो अपभ्रंश भाषा को 7 भागों में बांटा गया था एक विद्वान के द्वारा, जिनका नाम है भोला राम तिवारी। इसको देख लेते हैं। इनका नाम था भोला राम तिवारी। इन्हें कुछ किताबों में भोलानाथ तिवारी के भी नाम से संबोधित किया गया है। ठीक, तो चाहे इन्हें आप भोला राम कहें या भोलानाथ कहें, आपको याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति है या किस विद्वान ने अपभ्रंश भाषा को 7 भागों में बांटा हुआ है। पेपर में दोनों में से जो भी आए सही है, क्योंकि आएगा एक ही ऑप्शन में, है ना। तो चाहे आप भोला राम तिवारी कहें या भोलानाथ तिवारी कहें, इन्होंने अपभ्रंश भाषा को 7 भागों में बांटा, जिसमें से सबसे पहला भाग है शौर सैनी अपभ्रंश, जिससे भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि हिंदी का संबंध या उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अगला बिंदु हमारा क्या कहता है? अब चूंकि एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पर
आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं या कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं अभी तक। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपका उत्तर होगा फारसी। इसके बाद भारत में लगभग कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो आपका उत्तर है 43.63% लोग। या आपसे कहा जाए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका उत्तर है आपका भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। या आपसे अगला पॉइंट पूछा जाए कि हिंदी का संबंध किससे माना जाता है या हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो इन दो प्रश्नों का उत्तर होगा आपका शौर सैनी अपभ्रंश। ठीक, एक बिंदु शायद हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपका जो छूट गया था हमसे, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। लिखा हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है। इसको समझने के लिए हमें पूरे बोर्ड को यहाँ पे साफ करना होगा। आप एक बार चाहें तो इस पूरे बोर्ड को देख सकते हैं, चाहे तो इसका वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब इस विद्वान को जानने के लिए हमें एक लंबी चौड़ी कहानी को समझना होगा। ये कौन है? ये विद्वान फ्रांस के निवासी थे। आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि भारत में आई, तो वो कब आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन भारत में माना जाता है वो माना जाता है सन 1600 ईसा में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1600 साल बाद। और वर्तमान समय से 400 साल पहले हिंदुस्तान में एक कंपनी आई विदेश से, जिसे नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और बेसिकली इसका जो कामकाज था यहाँ पे व्यापार करने से शुरू हुआ और धीरे धीरे इसने पूरे भारतवर्ष को गुलाम बना लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद और भी जो विदेशी लोग थे वो हिंदुस्तान में आना शुरू हो चुके थे। तो इसी तरीके से फ्रांस जो आपका एक देश है, यहाँ से भी कुछ लोग हिंदुस्तान आए। यहाँ से दो विद्वान हिंदुस्तान आते हैं जो कि हिंदुस्तान का इतिहास अलग ही नजरिए से देखते हैं, तो उनके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे जिस विद्वान का, वो है गारसा द तासी। ये वो विद्वान है जिन्होंने हिंदी भाषा का साहित्य सबसे पहले लिखा था। अब हिंदी भाषा का साहित्य, तो साहित्य क्या होता है, साहित्य को समझेंगे। सभी ध्यान देंगे यहाँ पर। साहित्य जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है लिटरेचर। साहित्य को इंग्लिश में कहा जाता है लिटरेचर। हर भाषा का अपना एक अलग साहित्य होता है। अब बात ये आती है कि साहित्य में लिखा क्या जाता है, तो साहित्य में लिखा जाता है उस भाषा का इतिहास, यानी कि जब से उस भाषा का जो है शुरुआत हुई और तब से लेकर जब तक उसका अंत हुआ, या जैसे अंत नहीं हुआ है तो कंटिन्यू, तब से लेकर अब तक जितने भी राजा महाराजा हुए या उनकी कहानियां, या प्राचीन कोई योद्धा हुए उनकी कहानियां, या उनसे संबंधित कोई गाथाएं, तो उन सबको इसमें लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं साहित्य। यदि हम व्यक्तिगत साहित्य शब्द की बात करें तो इसके कुछ निम्नलिखित अर्थ होते हैं, जैसे कि साहित्य का पहला अर्थ होता है ज्ञान। ये तो आप भली भांति जानती हैं ज्ञान क्या होता है। दूसरा इसका अर्थ होता है लिपिबद्ध विचार, यानी कि अपने विचारों को लिपि के माध्यम से लिख देना। अब बात यह आती है कि लिपि क्या है। लिपि का मतलब होता है ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका। जिस तरीके से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, मेरी भाषा आप समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो ये जो ध्वनि है, ये जो ध्वनि चिन्ह है, इनको लिखने का जो तरीका होता है, यानी कि इनको लिखने का जो फॉर्मेट होता है, उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। ठीक, लिपि भी आपका इस चैप्टर का एक टॉपिक है जिसे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अपने विचारों को लिपि के माध्यम से लिख देना, ये भी क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। अब आते हैं हम साहित्य के तीसरे अर्थ पे, जो कि होता है ग्रंथों का समूह। ग्रंथों का समूह। ठीक, तो साहित्य शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, लिपिबद्ध विचार या ग्रंथों का समूह। दो अर्थ आप देख चुके हैं, ज्ञान क्या होता है या लिपिबद्ध विचार क्या होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पर कि ग्रंथों का समूह क्या है। समूह तो आप जानते हैं, ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन इसमें भी आपका जो है ग्रंथ क्या है। अब इस शब्द को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है गुथा हुआ। प्राचीन समय में जब हमारे यहाँ तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, तो उस समय क्या किया जाता था,
उस समय एक विशेष प्रकार का पेड़ हुआ करता था जिसकी छाल को निकालकर उसको इतने बारीक हिस्सों में बांटा जाता था जैसे वर्तमान में आज हमारे पेज हुआ करते हैं कॉपीज के, ठीक। और उनको एक ही आकार में काटकर उन पर लिखकर उनको सुई धागे से सिल दिया जाता था। यानी कि ग्रंथ शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है गुथा हुआ। यानी कि प्राचीन समय में जो पुस्तकों की रचना की जाती थी वो कुछ इस तरीके से की जाती थी, ठीक। अब बात ये आती है कि ग्रंथ जो है किस विषय पे लिखा जाता है, यानी कि टॉपिक क्या होता है इसमें। तो ग्रंथ जो शब्द है जो ग्रंथ है आपका वो दो टॉपिक्स पे लिखा जा सकता है, जैसा कि शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक विशेष विषय पर और दूसरा भगवान के अवतार पर। विशेष विषय का मतलब क्या है और भगवान का अवतार क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ये आप समझ ही चुके होंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे हमारे लिए थोड़ा यहाँ पे जगह हो जाएगी। चलिए, तो जैसा कि मैं अब आपको बता रहा था, भगवान के अवतार से मतलब है, जैसे कि इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारे जो सनातन धर्म के जो भगवान हैं जिन्हें हम पूछते हैं राम भगवान। तो राम भगवान का जो जन्म हुआ, उनकी जो मृत्यु हुई, उनके बीच की जो पूरी कहानी है उसको हमने लिखा हुआ है ना, हमने उसको पूरा लिखा हुआ है। तो ये क्या है, आपके राम भगवान जो है ये विष्णु जी के अवतार थे, तो इनके ऊपर जो कहानी लिखी गई वो क्या कहलाएगी, ग्रंथ कहलाएगी, ठीक। इसी प्रकार यदि हम किसी विशेष विषय पर लिखते हैं किसी पुस्तक को, तो वो भी क्या है, वो भी आपका ग्रंथ है। विशेष विषय से क्या मतलब है, अब उसको देखेंगे। आप सभी जानते हैं हिंदी में एक अध्याय है जिसका नाम है छंद। ये हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, हिंदी का 6वां अध्याय है, तो इसे हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस छंद का एक पुस्तक में उल्लेख मिलता है जिसका नाम है छंद सूत्रम, जिसका लेखन किया गया था पिंगल ऋषि जी के द्वारा। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, यानी कि रचयिता कौन थे, पिंगल ऋषि। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था छंद सूत्रम, जिसमें उल्लेख मिलता है छंद का, यानी कि किसी विशेष विषय पर आधारित थी ये पुस्तक, इसलिए इसे भी क्या कहा जाएगा, ग्रंथ कहा जाएगा। तो ऐसी पुस्तक जिसमें भगवान के अवतार का वर्णन हो या फिर किसी विशेष विषय का वर्णन हो, तो ये क्या कहलाते हैं, ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक। तो साहित्य अब आप समझ ही गए होंगे, साहित्य शब्द क्या है। साहित्य के 3 अर्थ होते हैं, लिपिबद्ध विचार, ज्ञान या ग्रंथों का समूह। तो अब आते हैं हम वापस इनके यहाँ पर, ये जो विद्वान है हमारे गारसादा तासी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हिंदी भाषा का साहित्य लिखा, यानी कि लिटरेचर लिखा, लेकिन किस भाषा में, आपका फ्रेंच भाषा में। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, हिंदी भाषा का साहित्य सबसे पहले लिखा गया लेकिन फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब कहानी क्या थी कि ये जो इन्होंने लिखा तो वो व्यवस्थित नहीं था। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे फ्रेंच विद्वान, यानी कि दूसरे फ्रेंच साहित्यकार जिनका नाम था जॉर्ज गिलियर्सन। इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम गिलियर्सन। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा का साहित्य फिर से लिखा, यानी कि व्यवस्थित तरीके से लिखा, लेकिन फ्रेंच भाषा में ही लिखा। अब इन्होंने जिस पुस्तक में हिंदी के साहित्य का वर्णन किया, तो उस पुस्तक को इनके द्वारा नाम दिया गया इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंड द हिंदुस्तानी। एक बार फिर से बोलेंगे, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंड द हिंदुस्तानी। तो ये जो इनकी बुक थी उसका नाम था, जिसमें हिंदी का साहित्य इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। तो ये थे आपके जॉर्ज गिलियर्सन, ये इनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। साथ ही साथ ये जो विद्वान है इन्होंने हिंदुस्तान की भाषाओं पे भी सर्वे किया था कि जब इनका आगमन हुआ उस समय हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं बोली जाती थी। तो इनके द्वारा बताया गया था कि उस समय हिंदुस्तान में जो भाषाएं बोली जाती थी वो थी आपकी 179, यानी कि 179 ऐसी भाषाएं थी जो समय हिंदुस्तान में बोली जाती थी। और इन 179 भाषाओं के साथ बोलियां कितनी बोली जाती थी, 544 बोलियां बोली जाती थी इनके मुताबिक, जो कि वर्तमान में अब क्या हो गया है, वर्तमान में आपकी टोटल भाषाएं कितनी हो गई हैं, 780 भाषाएं हो गई हैं सारी की सारी आपकी अब। और इनके द्वारा जो बताई गई थी तो वो संख्याएं कुछ इस प्रकार थी। तो ये इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी जब मैं आपको हिंदी का साहित्य पढ़ाऊंगा तो वहां पे खुल के इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और भी ज्यादा डिटेल में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हम इस पॉइंट पे थे कि जॉर्ज गिलियर्सन जो है इन्होंने क्या किया कि जो हिंदी भाषा है उसे क्या नाम दिया, आम बोलचाल की भाषा नाम दिया।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसके द्वारा कहा गया या किस विद्वान ने कहा है, तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। या आपसे पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को क्या नाम दिया, तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, इस पॉइंट तक हम पढ़ चुके थे, तो अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। अगले पॉइंट में यहाँ पूछा गया है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्युत्पत्ति क्या होती है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना या बनावट। यानी कि इस पॉइंट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हिंदी जो शब्द है इसकी बनावट किस तरीके से हुई या इसकी रचना किस तरीके से हुई। तो हिंदी शब्द की जो बनावट है या रचना है वो मानी जाती है आपकी सिंधु नदी से। ठीक, ये जो आपका सिंधु नदी है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे बहती है, तो वही सिंधु नदी से आपका क्या माना जाता है, इसका हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि इसकी बनावट मानी जाती है या इसकी रचना मानी जाती है। लेकिन कैसे, अब इसको समझें। तो सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। आप सभी जानते हैं मैंने इस चैप्टर के पहले पार्ट में भाग 1 में बताया हुआ था कि एक जाति थी जो हिंदुस्तान में भाषाओं को लेकर आई थी, जिसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके ये जो जाति थी, इनके लोगों के साथ एक समस्या थी कि ये लोग क्या करते थे, स को ह बोलते थे। ये लोग क्या करते थे, स को ह बोलते थे। तो इन्होंने सिंधु को हिंदू बोला। ठीक, सिंध को बोला हिंद, और हिंद में इन्होंने फारसी प्रत्यय ई जोड़कर हिंदी शब्द की रचना की। तो इस तरीके से जो है आपका हिंदी शब्द बना। अब इस पॉइंट को मैं फिर से बोलूंगा, इसमें एक शब्द मैंने ऐसा बोला जो हो सकता है शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो इसको समझेंगे। इनके साथ एक समस्या थी, यानी कि जो आर्य जाति थी ये सा को ह बोलते थे, तो इन्होंने सिंधु को हिंदू बोला, सिंध को हिंद बोला, और हिंद शब्द में इन्होंने जोड़ा फारसी प्रत्यय को जिसका नाम है ई, और वो भी बड़ी ई। तो इन्होंने क्या किया, फारसी प्रत्यय बड़ी ई को जोड़ दिया। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय आपका हिंदी का एक चैप्टर है जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय ये दो आपके अध्याय हैं, है ना। लगभग इनका जो प्रयोग है वो समान तरीके से होता है लेकिन अलग अलग जगह पे, है ना। और उपसर्ग प्रत्यय को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स या सफिक्स, तो इंग्लिश में भी आप इससे पढ़ेंगे। उपसर्ग का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल रहे। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश। ठीक, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें तो उन्हें कहा जाता है उपसर्ग, और ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। तो वही हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि हिंद शब्द में पीछे हमने क्या जोड़ दिया, फारसी प्रत्यय ई जोड़ दिया, जिससे आपकी हिंदी शब्द की रचना हुई। तो इस तरीके से आपका हिंदी शब्द बना, जो कि हमारी मातृभाषा है, जिसका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके MPSI जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये रैंकिंग सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, है ना। यदि आप इसे थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ेंगे तो अच्छा खासा इसमें आप स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आपको अध्ययन करा रहा हूँ जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसका नाम है निक्स क्लासेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, निक्स क्लासेस हमारे YouTube चैनल का नाम है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको इसे सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं जो कि अपने आप में विशेषज्ञ हैं हर एक विषय के, तो आपको उनके वीडियोस को वॉच करना है, जो कि हर एक कंपटीशन से रिलेटेड है, चाहे वो जेल प्रहरी हो, चाहे वो संविदा हो, या आपका पटवारी हो, या SI हो, PSC UPSC। यानी कि हमारे नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक कंपटीशन लेवल की, हर एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि UPSC, MPPSC, SSC, बैंक रेलवे, SI कंप्लीट व्यापम, है ना। तो आप सभी जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। कुछ ही समय बाद हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं, और कुछ जो क्लासेस हमारी सुबह के टाइम वो आपकी लाइव भी ली जाती है ना। तो आप सभी लोग जो हैं हमसे जुड़ते रहिए समय से। और आप ये जो स्टडी मटेरियल है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यदि आप इसे चाहते हैं कि ये आप लोगों के पास हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है नेक्स्ट क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे हमारे सारे स्टार एजुकेटर्स जो हैं उनके माध्यम से पढ़ाया गया जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको एज अ PDF फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा
आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, यानी कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर। तो देर किस बात की है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए आज ही नेक्स्ट क्लासेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पॉइंट अब हम यहाँ पे समझ चुके थे। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का काल कब से प्रारंभ माना जाता है। तो इसका उत्तर है आपका 1000 ईसा, यानी कि सन 1000 ईसा में हिंदी भाषा का समय प्रारंभ हुआ। इसके बाद हिंदी का काल 3 कालों में विभाजित किया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे डिटेल में। हिंदी की शुरुआत हुई थी आपकी, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर 1000 से, इसका अंत मान लिया हमने 1350 में। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि हिंदी को हमने 3 भागों में बांटा है। तो अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि 1000 से 1350 ये हिंदी का समय माना जाता है। लेकिन 1350 के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ या जिस भाषा को बनाया गया उसका नाम है खड़ी बोली। और खड़ी बोली आज भी हम, यानी कि वर्तमान समय में जिस भाषा को बोलते हैं वो खड़ी बोली है। और खड़ी बोली कोई अलग से भाषा नहीं है, वो मिश्रित भाषा है। यानी कि जब खड़ी बोली को बनाया गया था तो उस समय इसमें 2 भाषाओं के शब्दों को शामिल किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी और उर्दू, ये 2 भाषाओं के शब्द जो है उस समय खड़ी बोली में जो थे बनाए गए थे। यानी कि इन दोनों भाषाओं के शब्दों को खड़ी बोली में शामिल किया गया था। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान समय की खड़ी बोली को, तो इसमें हम हिंदी उर्दू के साथ साथ और भी कई सारी विदेशी भाषाएं हैं जिनके शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ये सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी। हिंदी शब्द भी जो है आपका फारसी भाषा से लिया गया है। जिस आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर इंग्लिश वर्ड है। यदि आप इसे कहते हैं कि दरोगा, कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं दरोगा की, तो दरोगा जो शब्द है वो आपका तुर्की भाषा से लिया गया है। तो वर्तमान समय में हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करते हैं और जो कि आपके अलग अलग विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो वर्तमान में आप हिंदी नहीं बोलते, खड़ी बोली बोलते हैं। लेकिन हिंदी भाषा का जो मानक रूप है वही खड़ी बोली है। मानक का मतलब वास्तविक, वर्तमान स्वरूप जो है, यानी कि हिंदी भाषा का जो वर्तमान स्वरूप है वही क्या है, वही खड़ी बोली है। ठीक, तो अब चूंकि यदि देखा जाए तो भले ही 1350 पे हिंदी, शुद्ध हिंदी का एंड हो गया, लेकिन उसके बाद भी हिंदी ही चल रही है, मिश्रित हिंदी हम कह सकते हैं आसान शब्दों में। तो इसका प्राचीन समय जो है 1000 से माना जाता है। इसका जो प्राचीन समय है, यानी कि प्राचीन हिंदी का समय 1000 से 1350 माना जाता है। इसके बाद आपका जो मध्यकालीन हिंदी का समय है वो 1000 से 1350 माना जाता है, सॉरी 1850, 1350 से 1850। और आधुनिक हिंदी का समय माना जाता है 1850 से लेकर आज तक। 1000 से 1350, 1350 से 1850 और 1850 से आज तक। तो इस तरीके से हिंदी के काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन, ये एक विद्वान थे। आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने क्या किया, हिंदी को, सॉरी, इन्होंने जो है, इनको हिंदी प्रहरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं, इन्हें हिंदी प्रहरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी प्रहरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी। आपसे पूछा जाता है कि इस विद्वान को क्या कहा जाता है या इन्हें उपाधि क्या दी गई है, तो इन्हें कहा जाता है आपका हिंदी प्रहरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका हिंदी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य। और इसके बाद जितने भी आपके यहाँ पे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, या इसके बाद जो आपके पॉइंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में सभी के सभी रिलेट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको मैं आपको अगले भाग में पढ़ाऊं, क्योंकि यदि मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता हूँ तो बाकी के सारे पॉइंट्स जो है वो थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे। तो आगे वाली क्लास में आपको ये सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आके हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखिए, उन्हें शेयर भी कीजिए, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे साथ आगे जुड़ जाइए। इन सभी वीडियोस के जो स्टडी मटेरियल हैं इनको आप पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस। तो वहाँ पे हमें ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए जिससे आप हमसे जुड़ सकें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली बार में।